आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने जा रहा हूँ। मंदिर के क्षेत्र में अगर आर्ट के क्षेत्र में देखा जाए, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में देखा जाए, तो बहुत सारी क्षेत्रीय शैलियाँ जो हैं वो विकसित हुई हैं, जिन पर बहुत कम महत्व डाला जाता है, बहुत कम अध्ययन उनका किया जाता है। ऐसे ही कुछ मंदिरों की बात आज हम करेंगे, उनमें से एक है भूमिज मंदिर शैली। भूमिज मंदिर शैली के बारे में हमें बहुत ही कम चर्चा मिलती है। पाठ्यक्रम में भी हमें नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, इनकी चर्चा तो विस्तृत रूप से मिलती है, लेकिन भूमिज मंदिरों के बारे में जानकारी बहुत कम है। इनका लेखन शैली और कार्य भी इन पर बहुत कम हुआ है और मार्केट में, बाजार में इनके जो मटेरियल है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। तो ज्यादातर जो स्कॉलर्स ने इस पर काम किया है वो सब अंग्रेजी माध्यम में किया गया है। हिंदी माध्यम में इनमें जो सामग्री है वो ना के बराबर है और यह यूजी के स्टूडेंट के लिए, खासकर पीजी के विद्यार्थियों के लिए और सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जो बेल बनी है उसको लाइक कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास सीधे वो पहुंच जाए। यह यूजी और पीजी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारतीय स्थापत्य कला की एक स्वतंत्र शैली का उदय हुआ, जिसे भूमिज मंदिर या भूमिज स्थापत्य शैली कहा जाता है। भूमिज वर्ग के शिखर इनकी विशेषता के दो तक है, मतलब कि जो ये शैली विकसित हुई इसमें शिखर एक महत्वपूर्ण अंग था। भूमिज वर्ग के शिखर इनकी विशेषता के द्योतक हैं, जिसमें 4 फलक दिखाए गए हैं और केंद्रीय रथ चैत्य गवाक्षों से सुसज्जित। मतलब आपको देखना है कि अगर हम इस मंदिर के भूमि शिखर की बात कर रहे हैं, भूमि शिखर को देखें तो ये 4 फलक जो भद्र रथ होता है, नागर शैली का जो रथ योजना है शिखर की, आप लोग जानते होंगे सेंट्रल में जो होता है भद्र रथ होता है, सबसे किनारे पर कर्ण रथ होता है, बीच में अनुरथ, प्रतिरथ, अनुप्रतिरथ, इस प्रकार की योजना मिलती है। तो वो शेखरी मोड जो है नागर शैली का, उससे आगे का जो डेवलपमेंट है वो भूमि शिखर है। तो इसमें होता क्या है कि जो सेंट्रल प्रोजेक्शन है, जो भद्र है, वो यहाँ मध्य लता का रूप ले लेता है और उसके नीचे यहाँ चैत्य गवाक्ष मिलते हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये घोड़े की नाल के आकार का ये आर्च बना हुआ है, इसको चैत्य आर्क या चैत्य गवाक्ष बोला जाता है। एक ये प्रोजेक्शन हो गया, एक ये प्रोजेक्शन है, इसी प्रकार से 2 पीछे प्रोजेक्शन है। 4 फलक दिखाई पड़ते हैं। 4 फलक के बाद में इन 2 फलकों के बीच में इस प्रकार की ये कूट स्तंभों या लघु शिखरों की हमें योजना दिखाई पड़ती, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों प्रकार से प्रदर्शित की गई है। इन फलकों के मध्य का स्थान सूक्ष्म देव स्थानों से भरा हुआ है। ध्यान देना है आपको इस बात को, जिनकी संख्या क्रमशः 3 से 5 ऊर्ध्व छंद में और लंबवत में 5 से 7 तक होती है। ऊर्ध्व छंद का मतलब यह हुआ 3 से 5 तक रहते हैं, 1 2 3 4 5 है इसमें, और लंबवत में जो है ये 3 से लेकर के या 5 से लेकर के 9 तक को हमको मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। ठीक है, ध्यान देना है आप लोग, यहाँ से भी गिन सकते हैं आप लोग इनको। इन्हें कूट स्तंभ बोला जाता है। ये जो मिनिचर शिखर जो होते हैं, जो लघु शिखर होते हैं, वो कूट कहलाते हैं, और ये शिखर जिस पर टिके होते हैं ये स्तंभ कहलाते हैं। इनको कूट स्तंभ या स्तंभ कूट बोला जाता है। ये ध्यान देना है आपको। इन मंदिरों की एक और विशेषता सुकनास पट्टा है। सुकनास का मतलब ये है कि जो ये सेंट्रल प्रोजेक्शन है, ये भद्र रथ है। भद्र रथ के यहाँ पर चैत्य गवाक्ष बने हैं। तो जो चैत्र गवाक्ष सामने एकदम एंट्रेंस के सामने होता है, फ्रंट में होता है, जो अंतराल के ऊपर बना होता है, इसे सुकनास बोला जाता है। ध्यान रखना, नागर शैली में भी हमें सुकनास पाया जाता है। लेकिन भूमिज मंदिरों में जो ये मध्य लता होती है, सामने के अलावा जो साइड के प्रोजेक्शन होते हैं, पीछे का प्रोजेक्शन होता है, उन प्रोजेक्शन जो नीचे ये बने होते हैं उन्हें सूर्य सेनक बोला जाता है। तो ये सूर्य सेनक बने हुए हैं। अगर सामने वाला हिस्सा जो इस साइड रहा होगा, उसके सामने वाला जो होगा उसे कहा जाएगा सुकनास। वो सुकनास जो होता है सूर्य सेनक से आकार में बड़ा होता है और ज्यादा डेकोरेटिव होता है। इसको ध्यान देना है। और इस इन मंदिरों में संवरणा छत से युक्त एक मंडप की योजना पाई जाती है। मतलब कि जो मंडप होता है उसमें जो शिखर होता है
छत होती उसको संवरणा प्रकार का शिखर माना जाता है, जबकि नागर शैली में आपने देखा होगा कि जो मंडप का शिखर होता है उसको थामसन कहते हैं। अब यहाँ पे जो मंडप में शिखर पाया जाएगा उसको हम लोग संवरणा बोलेंगे। और ये जो शैली हमें यहाँ दिखाई पड़ती है उत्तर भारत में, इस शैली का जो जन्म हुआ खास करके मालवा में हुआ, मध्य प्रदेश में परमार वंश के डायनेस्टी में इसका जन्म होता है और यहीं से धीरे धीरे ये पूरे भारत में विस्तृत हो जाती है। इसके मंदिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं और भी कई जगह इस प्रकार के इक्का दुक्का मंदिर पाए गए हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। इनका जो आकार प्रकार के आधार पर हम लोग देखते हैं कि ये मंदिर ज्यादातर निराधार होते हैं, क्योंकि इनका जो लेआउट है, प्लान है, ग्राउंड प्लान है, वो ताराकार है, स्टेलेट प्लान है, इसलिए यहाँ पर शानदार मंदिर होने की कोई भी चांस नहीं है। ये मंदिर ज्यादातर निराधार होते हैं। एक सामान्य जानकारी थी, अब हम एक विशेषताओं को पढ़ेंगे, एक एक को देखेंगे किस प्रकार से होता है। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि भूमि शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर हमें 2 या 3 टर्मिनोलॉजी दी गई है। ये पहले मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि भूमि मंदिरों का जो विकास है वह हमें परमार वंश में दिखाई पड़ता है। उसके बीज वहीं बोए गए, वहीं इसका जन्म हुआ और इसकी जो विस्तृत शैली है, जो इसका विस्तृत उल्लेख है, वो हमें राजा भोजकृत सम्रांगण सूत्रधार में मिलती है। सम्रांगण सूत्रधार में अध्याय 65 में केवल भूमि प्रसाद लक्षणम नाम पंचषष्टि तमो अध्याय की चर्चा की गई है। मतलब कि ये पूरा जो अध्याय है ये भूमिज प्रसाद लक्षण से संबंधित है। इसमें भूमिज ऊर्ध्वाधर प्लान क्या होता है, क्षैतिज प्लान क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। अब शुरुआत में सबसे पहले इस शब्द की जो बारे में चर्चा जो हमें स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा की गई है। स्टेला कैम्ब्रिज ने अपनी किताब द हिंदू टेम्पल में इसकी विस्तृत चर्चा की है। तो इन्होंने जो चर्चा की वह सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर की। तो सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर इस शब्द का अर्थ है भूमिज मीन्स अर्थबॉर्न या कंट्री बॉर्न। अर्थबॉर्न कंट्री बॉर्न का मतलब ये हुआ कि जो भूमि से उत्पन्न हुआ है वही भूमिज कहलाया। लेकिन but the meaning country born loses its validity since apart from the Samarangana Sutra it is also used in the अपराजित प्रच्छा and the लक्ष्मण समुच्चय compiled outside मालवा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सम्रांगण सूत्रधार को जो कंपाइल किया गया था वो मालवा में किया गया था। इस शैली का जन्म भी मालवा में हुआ है और उस दृष्टि ने इसमें इसको जन्म दिया, इसको विकास किया, इसका विकास किया। उसी डिनेस्टी के एक सम्राट के द्वारा सम्रांगण सूत्रधार का लेखन किया गया, संकलित किया गया। लेकिन इसके बाद भी जो मालवा से अलग है, अपराजित प्रच्छा और लक्ष्मण समुच्चय जो मालवा से बाहर जाकर संकलित किए गए, इन पर भी हमें भूमिज शैली का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर भूमिज शैली का मतलब है स्टोरी। भूमि का मतलब है स्टोरी, तल, मतलब कितने तल का है। तो यहाँ पर द वर्ड भूमिज मीनिंग बॉर्न ऑफ द स्टोरी, तल से ये उत्पन्न हुआ है। यहाँ ध्यान रखना, 2 टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है। सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर इस शब्द का अर्थ है कि कंट्री बॉर्न अर्थात अर्थ बॉर्न, मतलब जो भूमि से उत्पन्न हुआ। लेकिन अपराजित प्रच्छा और लक्ष्मण समुच्चय के आधार पर जो मालवा से बाहर संकलित किए गए उसके आधार पर इसका अर्थ है कि यह तल, स्टोरी के, बॉर्न ऑफ द स्टोरी, तल से ये उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है तल। अभी तल या भूमि क्या, इसको हम लोग पिक्चर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जनरल टर्म्स है। जनरल टर्म्स मैंने बताए हैं कि शिखर बीइंग द चीफ वन, इस मंदिर शैली में शिखर सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। द शिखर शोज 4 लताज विद द यूजुअल चैत्य आर्चेज ऑन द सेंट्रल लताज एंड अ डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिएचर शिखर ऑफ डिमिनिशिंग। इसको आपको देखना है कि जो रथ में 4 लताएं का प्रकाशन दिखाई पड़ता है, मैंने पहले बताया था, बीच में कूट स्तंभों की योजना दिखती है और उन लताओं के नीचे चैत्य आर्चेज बने रहते हैं, चैत्य आर्क बने रहते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। और जो मिनिएचर शिखर है, जो लघु शिखर है, वो 3 to 5 वर्टिकली एंड 5 to 9 हॉरिजेंटली, मैंने पहले बताया है। डेकोरेटिव इन स्टाइल
दे आर कॉल्ड कूट स्तंभ और स्तंभ कूट इन द टेक्स्ट, मतलब शिल्प शास्त्रों में इनको कूट स्तंभ या स्तंभ कूट कूट कहा गया है। यहाँ कूट का मतलब है मिनिएचर शिखर, मतलब लघु शिखर। पिलर का मतलब स्तंभ है, ध्यान रखना है आपको। अब द स्कल्पचर्ड मेडेलियन विद इन अ लार्ज चैत्य विंडो, मतलब सूरसेनक एट द बेस ऑफ द लताज ऑन द थ्री साइड। ठीक है, मैंने पहले बताया था जो तीन साइड पीछे रहते हैं उनमें सूरसेनक मिलते हैं, जो चैत्य आर के बने हुए उन्हें चैत्य सूरसेनक कहा जाता है। और corresponding to the same feature appearing a little higher up as a suknas on the front face of the शिखर। तो फ्रंट फेस में हमें सुकनास दिखाई पड़ता है। The सूरसेनक applied on the face of the suknas is as a rule larger and more elaborate। ध्यान रखना कि जो सुकनास है वो सूरसेनक से बड़ा है और ज्यादा एलोबरेट है। The temple of this mode are essentially निरंधार और a शानदार planet incompatible। ध्यान रखना है कि शानदार जो मंदिर है वो इसमें नहीं हो सकते हैं, इसमें निरंधार ही रहेगा। और विद द भूमि शिखर, ये ध्यान रखना आपको। और बाकी इसमें समरांगण सूत्रधार की चर्चा है, अध्याय 65 की हम चर्चा कर ही चुके हैं इनको। अब हम देखेंगे आगे। अब ये है द रीजनल मोड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। आप लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य का जो रीजनल मोड है उनके बारे में चर्चा। जो प्रधान मोड है वो तीन है, वो आप लोग जानते हैं। If the temple is situated in the northern part of India, it is a Nagar temple. A temple is southern India, is termed as a Dravid or Kannada temple. And likewise, all temples located in the central part of India are termed as Vesal temple. Similarly, there are several other ways of classifying temples on the basis of ang, number of stories, or bhumi in elevation of the bhumi शिखर and so on। अभी आप समझेंगे इसको। अब इस टेबल को देख लेते हैं हम लोग। The table shows the classification of temple architecture in India with respect to the regional mode of temple architecture. It also gives their respective styles developed gradually with the evolution of each regional mode of Indian temple architecture। अब यहाँ समझते हैं, जो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ये नागर स्टाइल के जो मोड है, आप लोग देख लें कि ये इन मोड का जो संबंध है वो नागर मंदिरों से, ध्यान रखना है। लतिन मोड जानते हैं, शिखर के यहाँ पर दिया गया है सब कुछ। शिखरी मोड आप लोग जानते हैं। भूमिज मोड, भूमिज मोड में दो प्रकार का मोड मिलते हैं। एक होता है आयती ऑर्थोगोनल मोड, स्टेलेट ताराकृति, मतलब कि जो भूमिज मंदिर मिलेंगे वो केवल ताराकृति नहीं मिलेंगे, वो आयताकार भी मिल सकते हैं, इसको हमको देखना रहेगा। और जो वल्लभी मोड है वो भी नागर से संबंधित है। द्रविड़ जो लैंग्वेज के स्कूल है, द्रविड़ के मंदिर हैं, वो ऑर्थोगोनल और स्टेलेट, ये भी आयती और ताराकृति प्रकार के मिलते हैं। और वेसर जो है वो फ्यूजन ऑफ नागर एंड द्रविड़, मतलब नागर और द्रविड़ शैली का ये मिश्रण है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो लतिन मोड है, शेखरी मोड है, भूमिज मोड है, जो वल्लभी मोड है, उसका संबंध उत्तर भारत की नागर शैली से है। इसीलिए जो भूमिज के जो मंदिर डेवलप्ड हुए वो 10वीं शताब्दी के आसपास डेवलप्ड हुए, और यह मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में मालवा के क्षेत्र में डेवलप हुए परमार डिनेस्टी के अंडर में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इन शिखर का विकास होता है। ये जो शिखर देख रहे हैं ये वाला, ये शिखर 5th सेंचुरी एडी का है, प्रारंभिक शिखर है बिल्कुल, इसको देख लो। ये 7th सेंचुरी का शिखर है, इस प्रकार का डेवलप्ड है। देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है। फिर ये है 755, मतलब 8वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर का शिखर है ये, इसमें देख सकते हैं बिल्कुल लतिन शिखर है, बिल्कुल स्पष्ट है इसमें। इसके बाद में ये जो 11th सेंचुरी का शिखर है, जिसमें शिखरी मोड के लक्षण में दिखाई पड़ते हैं, ये अनेकांडक, ये एकांडक शिखर है और ये अनेकांडक शिखर है। यहाँ से देख सकते हैं तीन ये सब्सिडरी शिखर जो है यहाँ से ऊपर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये शेखरी मोड है। शेखरी मोड में आप कंदरिया महादेव टेम्पल का शिखर ध्यान कर देख सकते हैं अपने दिमाग में। ये शेखरी मोड है, 11th सेंचुरी के एडी के आसपास है। मिनीचर शिखर यहाँ पर बने हुए हैं। इसी शिखरी मोड का जो अगला डेवलपमेंट है वो है भूमि शिखर। भूमि शिखर इस प्रकार का होता है, इसे मध्यलता बोलते हैं। ये मध्यलता है, ये लता है और ये लता है।
ये 3 लताएं दिख रही हैं, 1 लता पीछे होगी, 4 लताओं के में ये शिखर पूरा बढ़ जाता है। ये कूट स्तंभ की योजना है, ये क्षैतिज योजना है, ये लंबवत योजना है। क्षैतिज में संख्या इनकी 3 से 5 तक मिलती है और ऊर्ध्वाधर में 5 से 9 तक की संख्या हमें मिलती है। बाकी शिखर के जो भाग होते हैं, स्कंद, ग्रीवा, बाकी आप सब लोग जान ही रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट को आप लोग देख सकते हैं कि 5th सेंचुरी का जो शिखर योजना किस प्रकार की होती थी, 7th सेंचुरी की शिखर योजना किस प्रकार की होती थी और 775 एडी की शिखर योजना किस प्रकार की है, मतलब 8वीं शताब्दी की, और 11वीं शताब्दी की शिखर योजना किस प्रकार की है, और ये 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध सेकंड क्वार्टर ऑफ 11th सेंचुरी का है ये, उसकी योजना किस प्रकार की, और 12th सेंचुरी के आसपास आकर की योजना इस प्रकार की हो जाती है। चूंकि ये मंदिर 10वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इतना डेवलप जो है हमें 12th सेंचुरी में आकर के, 11th सेंचुरी में आकर के मिलता है। अब यहाँ पर हम सिंपल समझेंगे कि ये लतिन शिखर है, ठीक है, लैटिन मोड है ये, लैटिन मोड से ये सेखरी मोड है, सेखरी मोड से भूमिज शिखर। तो ये डेवलपमेंट है, ये भूमिज का प्रारंभिक शिखर है, ठीक है, ये उसका और सेखरी मोड और उसका विकास का चरण है, और ये पूर्ण विकसित है। तो भूमिज मंदिरों के विकास के पीछे आपको ध्यान रखना है कि भूमिज मंदिर के जो शिखर विकसित हुए हैं वो लतिन शिखर से ही विकसित हुए हैं। लतिन कन्वर्ट हुआ सेखरी मोड में, और सेखरी मोड कन्वर्ट हुआ भूमिज मोड में। इसे हम एकांडक शिखर बोलेंगे, अनेकांडक शिखर बोलेंगे, जो ये भूमिज मोड में कन्वर्ट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम इनको अध्ययन करने के लिए एक मंदिर का उदाहरण लेंगे। ये उदयेश्वर मंदिर है, उदयेश्वर मंदिर है, उदयपुर मध्य प्रदेश में स्थापित है। ये ध्यान रखना, उदयपुर राजस्थान का नहीं, ये मध्य प्रदेश का है। ये इस बात को ध्यान रखना है आपको। परमार डायनेस्टी का में डेवलप हुआ ये मंदिर है ये। अब इन मंदिरों के को आप देख सकते हैं, संपूर्ण मंदिर है, एकदम सुरक्षित मंदिर है। अब इस मंदिरों में एक एक अंगों की हम व्याख्या करेंगे। इसका जो ये प्लान है, आप देख सकते हैं, ताराकार गर्भगृह बना हुआ है, स्केलेट प्लान है। यहाँ देख सकते हैं ये मध्य लता है, एक लता ये है, एक लता ये है, एक पीछे होगी, एक उस साइड होगी, 4 लताओं में ये पूरा शिखर बटा हुआ है। ये जो शिखर है, ये जो छोटे छोटे शिखर बने हुए हैं, इन्हें कूट स्तंभ या स्तंभ कूट बोला जाता है। ये सुकनास पट्टा है, इसे सुकनास बोलते हैं, या कभी कभी कपली भी से बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको। अब ये जो आर्च आर के बना हुआ है, इसे बोलते हैं सूरसेनक। ये यहाँ साइड वाले जो लताएं होती हैं, उसमें सूरसेनक मिलते हैं। यहाँ सूरसेनक मिलेगा, पीछे मिलेगा, उस तरफ मिलेगा, लेकिन सामने वाला जो प्रोजेक्शन होता है, इसका आकार प्रकार दे सकते हैं, इसका आकार प्रकार दे सकते हैं। ये विशाल रहता है, डेकोरेटिव रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुकनास। और ज्यादातर ये अंतराल के ऊपर बना रहता है। तो अब यहाँ से हम शुरू से देखेंगे तो इसमें प्रवेश द्वार 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 दिशाओं में इसमें प्रवेश द्वार बने हुए हैं। ये पूर्व दिशा की ओर है, फिर ये एक दिशा की ओर है, एक दिशा की ओर है। 3 इसमें मुख मंडप मिले हुए हैं, या प्रवेश मंडप बोल सकते हैं आप, या अर्ध मंडप बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें आप। अर्ध मंडप, प्रवेश मंडप, मुख मंडप, सब सही है। इसमें प्रवेश करने के बाद हम लोग जाते हैं सभा मंडप में। ये सभा मंडप का शिखर है। ये जो सभा मंडप का शिखर है, इस शिखर को कहते हैं संवरणा शिखर। क्या कहते हैं? संवरणा शिखर, ध्यान रखना है। अगर जो नागर शैली के मंदिर है, जिसमें नागर शिखर यहाँ पर होगा, उसमें जो यहाँ शिखर मिलता है मंडप के ऊपर, सभा मंडप के ऊपर, उसको बोला जाता है फामसन शिखर। ध्यान रखना है, फामसन शिखर और संवरणा शिखर कहाँ मिल रहे हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, देख सकते हैं आप लोग। दोनों की पिक्चर देख के आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। अभी मैं शिखर पर एक वीडियो अपलोड करूंगा, शिखर का डेवलपमेंट, नागा शैली के शिखर और द्रविड़ शैली के शिखरों के डेवलपमेंट के बारे में उसमें चर्चा की जाएगी। तो ये संवरणा शिखर है, समझ आ गया। फिर ये स्कंद, ग्रीवा और आमलक, उसके बाद में ये कलश। ठीक है, अब हम इसमें एक एक पर चर्चा करेंगे। ये देखिए मध्यलता है, इसको ध्यान देना है आपको। ये मध्यलता बनी हुई है, ये कूट स्तंभ बने हुए हैं, ये 36 है, और ये ऊर्ध्वाधर है। 36 में संख्या इनकी। ये सुकनास है, इसको कपली भी बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको। ये संवरणा शिखर है जो सभा मंडप के ऊपर बना हुआ है। चूंकि ये जो प्रवेश मंडप है, ये मुख मंडप, इनके शिखर खंडित है, इसलिए इनकी शिखर की योजना के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई। जहां भी मंदिर मिले हैं, ज्यादातर ये प्रवेश मंडप में जो भी शिखर बना हुआ है वो खंडित है। सूरसेनक, इसे सूरसेनक कहते हैं, इसे सुकनास कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये पिक्चर आपको अपने दिमाग में फिट कर देनी है पूरी तरह से। ये मुख मंडप है,
ये कच्छासन बने हुए हैं। कच्छासन आप लोग जानते हैं, खजुराहो में बताया गया कच्छासन किस प्रकार के होते हैं। ये कच्छासन है, ये कच्छासन बना हुआ है। इन कच्छासनों को आप लोग देख लें कि ये कच्छासन जो है प्रकाश और वायु आने के लिए ये बनाए जाते थे। लेकिन आप यहाँ पर एक पट्टी लगी रहती है, देखिए चौड़ी पट्टी है लगी, चौड़ी पट्टी है, तो आप यहाँ पर जाकर के आराम से बैठ सकते हैं। इसलिए इसको कच्छ प्लस आसन, कच्छासन बोला गया है। आप जाकर के यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और ये मुखमंडप है, 3 मुखमंडप है, यहाँ से एक उस तरफ से है। ताराकार इसका प्लान है नीचे का। और ये यहीं से देख लेते हैं, कूट स्तंभों की योजना है, इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करते हैं। अब ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये उदयेश्वर टेम्पल ही है जो हमने पीछे पिक्चर देखी, उसका सामने फ्रंट से है ये। आप देख सकते हैं कि एक प्रवेश द्वार ये है, ये जगती है, इसमें और भी मंदिर बने हुए, मंदिर समूह यहाँ पर हैं। ये मंदिर है, ये पीछे मंदिर बना हुआ है, और भी मंदिर बने हुए हैं। बीच में ये मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो ये देखिए, ये सोपान गए हैं ऊपर जाने के लिए। ये अधिष्ठान यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान रखना है। ये अधिष्ठान है, वेदीबंध इसे बोलते हैं। ये जो पट्टिका होती है, ये वेदीबंध की पट्टिका होती है, ध्यान रखना, ये बनी हुई है। एक प्रवेश द्वार यहाँ से है, और एक प्रवेश द्वार यहाँ से, ये पट्टी दिख रही है आपको यहाँ पर। यहाँ से आपको अंदर जाना, यहाँ से अंदर जाना, यहाँ से तीन तीन दिशाओं से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सभा मंडप है, सभा मंडप का ये शिखर बना हुआ है, इसको संवरणा शिखर कहते हैं। ये सुकनास दिख रहा है, और ये मध्य लता दिख रही है। ये स्कंद है, और ये आमलक है, ये कलश है। ये जो कूट स्तंभों की योजना हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप में दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार देख सकते हैं आप कि मंदिरों में जो विकास है किस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मूर्तिकला इसमें दिखाई गई है, प्रकार से यहाँ पर मूर्तिकला का अंकन किया गया है। चारों तरफ से मूर्तियों से ये मंदिर पर पटा हुआ यहाँ भी देख सकते हैं। सब जगह मूर्तियों का अंकन हमें दिखाई पड़ रहा है। चूंकि कुछ मंदिर यहाँ खंडित है, आगे वाला भाग यहाँ का, इसलिए आगे का स्ट्रक्चर जो यहाँ का है वो स्पष्ट नहीं है। इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब ये उदयेश्वर टेम्पल का प्लान ही है, इसे आप लोग देख सकते हैं। ये जो उदयेश्वर मंदिर है, जिसकी पिक्चर हम लोग पहले भी देखे हैं अभी, इसका लाइन ड्राइंग आप यहाँ देख सकते हैं, रेखा से देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से कूट स्तंभों की योजनाओं को संयोजित किया गया है। ये सुकनास बना हुआ है, ये संवरणा शिखर है, ये प्रवेश मंडप यहाँ से बने हुए हैं। और इसको यहाँ पर जो लेआउट दिया गया है, ग्राउंड प्लान दिया गया, इसमें आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। ये गर्भगृह है, ये चारों तरफ से बंद है, निरंधार मंदिर है, क्योंकि ये जानते हैं ताराकार देख सकते हैं, ये स्टार बना हुआ है। ताराकार अगर गर्भगृह होगा, प्लान होगा, तो वहां पर शानदार मंदिर बनने की कोई चांस नहीं है, वो मंदिर निरंधार ही बनेगा। ये जो है, ये ये अंतराल है, इसके ऊपर जो शिखर बनता है वो सुकनास कहलाता है। ध्यान रखना है, हमेशा नागरसैली में भी होता है, और इसमें भी है, और अन्य मंदिरों में भी पाया जाता है। इसे सुकनासी बोलते हैं, नागर। ये सभा मंडप है, इस 4 स्तंभों पर सभा मंडप का सहारा लगा रहता है, स्तंभ लगे हुए, पिलर बने हुए हैं ये। उसके बाद में ये 3 मुख मंडप है, आप देख सकते हैं, यहाँ 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 3 मुख मंडप है ये। अब ये जो शिखर है, इसको घंटाकार शिखर भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि ये घंटे के आकार का यहाँ पर ये बना हुआ है, लेकिन इसे संवरणा शिखर ही, शिल्प शास्त्रों में इसे संवरणा शिखर ही कहा गया है। तो आप लोगों को जो भूमिज मंदिर है, उसके शिखर है, उसको संवरणा शिखर ही बोलना है। आपको इसे घंटाकार या अन्य शिखर नहीं बोलना, ध्यान रखना है। तो इस मंदिर में आप लोग देख सकते, यहाँ से देख सकते हैं सामने से, ये जो अंतराल का भाग है, ये सभा मंडप का भाग यहाँ से समाप्त हो जाता है। ये मुख मंडप यहाँ समाप्त हो जा रहा है। ये सभा मंडप का भाग है, यहाँ समाप्त हो जा रहा है, 2 माला बनी हुई है ये जो भाग है, ये अंतराल का है, फिर यहाँ से गर्भगृह शुरू हो जाता है। तो अंतराल देख रहे हैं, नीचे से अंतराल को अलग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर ये सुकनास सुकनास स्थित बनाया गया है। तो अब ये जो आकृति यहाँ बनी है, ये सूरसेनक कहलाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। बाहर से मंदिर देखेंगे आप, कोई मंदिर देखें, खजुराहो के मंदिर देखें आप, या और भी मंदिर देखें, तो बाहर से जब मंदिर आप देखेंगे तो एक एक कक्ष बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि एक एक कक्षों को बना बना कर आपस में जोड़ा गया हो, देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे शिखर को, स्पेशली देखेंगे, समझेंगे शिखर के बारे में क्या है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है, ये मध्यलता है, यहाँ ये मध्यलता है,
ये मध्य एक ही शिखर है, ये तीनों ध्यान रखना। ये मध्यलता है, ये मध्यलता है, ये मंदिर के पीछे का भाग है, ये मध्यलता है, ये साइड की है मध्यलता, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूर्यसेनक बना हुआ है, यहाँ भी सूर्यसेनक है, यहाँ भी सूर्यसेनक है, और यहाँ भी सूर्यसेनक है, पीछे का भाग ये भी है, ये बना हुआ है, क्योंकि जो सुकनास होगा वो सामने से होगा। अब हम लोगों को यहाँ देखना है कि जो कूट स्तंभों की जो योजना मिलती है, कूट स्तंभ को हम लोग स्पष्ट समझे पहले स्लाइड में, तो ये जो शिखर बने हुए, ये मिनिचर शिखर बने हुए हैं, ये कूट कहलाते हैं। और ये जो छोटे छोटे ये स्तंभ कहलाते हैं, कूट स्तंभ, कूट स्तंभ, कूट स्तंभ, कूट स्तंभ, कूट स्तंभ। इस प्रकार से हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार के हमें योजना मिलती है। तो अब देखना है कि क्षैतिज में कितने हैं और ऊर्ध्वाधर कितने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सप्त भूमि। अब यहाँ देखना है कि इसी को भूमि बोला जाता है, जिसको तल बोलते हैं हम। इसमें 7 तल है या 7 भूमि है। इसी भूमि से इस शब्द निकल के आया है भूमिज। तो ये जो सप्त भूमियां हैं, ये ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज रूप से इनका प्रोजेक्शन जो है 1 2 3 4 5 5 है। क्षैतिज रूप से 5 कूट स्तंभों की योजना है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर रूप से 7 हमें मिलती हैं। इसलिए हम यहाँ पर देख लिखा हुआ है मूल प्रसाद स्केलेट, मतलब कि ये स्केलेट है, ताराकार है, और इक्विवेलेंट ऑफ सप्त रथ और सप्त भूमि। तो सप्त भूमि तो हम लोगों ने देख लिया कि 7 भूमियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब सप्त रथ की इसमें चर्चा की जा रही, तो आपको ये देखना कि रथ योजना इसमें कैसे स्पष्ट होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भद्र रथ है। भद्र रथ को मैंने बताया था मध्यलता कहा जाता है, तो ये भद्र रथ है। अब भद्र रथ के बाद में ये भद्र रथ है। अब देखना है कि दोनों के बीच में जो रथ होगा कर्ण के, कर्ण रथ दोनों में कॉमन होता है। मैंने पहले बताया था, आपको बताया है, नागर से लेके जब मंदिर देखेंगे, कर्ण रथ जो होता है वो 2 प्रोजेक्शन के कॉमन रहता है। तो ये कॉमन हो गया। अब ये कर्ण रथ कहलाएगा, तो ये भद्र रथ कहलाएगा। तो 1 2 3, 3 उस तरफ भी होंगे, 3 3 6 1 7। तो ये सप्त रथ ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सप्त रथ सप्त भूमि। तो 7 भूमियां पाई जा रही हैं ऊपर, और इस प्रकार देखेंगे तो हमें सप्त रथ योजना दिखाई पड़ रही है। तो आपको अब ध्यान रखना है किस प्रकार से हमें रथ योजना को निकालना है, और किस प्रकार से हमें भूमि को निकालना है, सप्त भूमि को निकालना है। इस दोनों पर आपको फोकस करना है। जो भी समझ में आए आप उसे पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है क्षैतिज रूप से 3 से 5 तक संख्या मिलती है इनकी, क्षैतिज रूप से, और लंबवत रूप से 3 से 5 से 9 तक ऊपर तक मिलती है। ध्यान रखना है, ये मैंने पहले भी आपको चर्चा ये की हुई है। ठीक है, ये कूट कहलाता है, ये स्तंभ कहलाता है। अब देखिए, ये कूट कहलाता है, जो शिखर बना हुआ है वो आगे और स्पष्ट हो जाएगा, और ये स्तंभ कहलाता है, ध्यान रखना है। और ये सब सूर्यसेनक बने हुए, मैंने पहले बताया था। सामने वाला सुकनास कहलाता है, पीछे जो भी बने होंगे चैत्र आर्क बने होंगे वो सब सूर्यसेनक कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट है, ये सुकनास है, इसे बोलेंगे सुकनास। ये सामने का है, देखते हैं आप, ये घोड़े के नाल के आकार का ये बना हुआ, इसलिए इसे चैत्य गवाक्ष बोला जाता है, क्योंकि चैत्य गवाक्ष, चैत्य में जो गवाक्ष बने होते थे वो घोड़े के नाल के आकार के बने होते थे, जिसके बाद में उनकी पहचान चैत्य गवाक्ष के रूप में हो गई। अब जहां भी इस प्रकार की आकृति मिलती है उसे हम चैत्य आर्च या चैत्य गवाक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जो सुकनास बना हुआ है या कपली बनी हुई है, उसमें इस प्रकार की मूर्तियों का इस राउंड के अंदर, वृत्त के अंदर उसका अंकन किया जाता था। ये संवर्णा शिखर है। संवर्णा शिखर को देख सकते हैं आप, किस प्रकार से ये डिजाइन किया गया है। इस प्रकार के शिखर को जब भी कहीं पर आप देखें तो आप पहचान जाए कि यह शिखर का जो प्रकार है वह संवर्णा शिखर है। इसमें कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल होना चाहिए, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संवर्णा शिखर किसे कहते हैं, थामसन शिखर किसे कहते हैं, लतिन शिखर किसे कहते हैं, शेखरी मोड किसे कहते हैं, एकांडक क्या है, अनेकांडक क्या है, वल्लभी शिखर क्या है, और भी बहुत सारे शिखर होते हैं, उनकी चर्चा हम लोग शिखरों में करेंगे। अब ये सूरसेनक है, पीछे का हिस्सा है ये मंदिर के, ये सूरसेनक बना हुआ है। ये मध्यलता है, मध्यलता के यहाँ पर आकर के, ये उसी मंदिर का है, उदयेश्वर टेम्पल का, देख सकते हैं, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये जो चैत्य आर्क बना हुआ है घोड़े के नाल के आकार का, इसे हम लोग बोलते हैं सूरसेनक। यहाँ पर भी इस वृत्त के अंदर मूर्ति का अंकन किया गया है, ध्यान रखना, ये कहलाता है सूरसेनक। अब यहाँ कूट स्तंभ जो है उसकी योजना को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये देखिए मिनिचर शिखर है,
पंचरथ शिखर है ये, ठीक है। ये भद्रथ हो गया, ये कड़रथ हो गया, ये अनुरथ हो गया। इस प्रकार से पंचरथ शिखर है ये, और ये इसका स्कंद है, ये आमलक है। अब ये योजना, अब यहाँ पर भी देखिए चैत्य गवाक्ष नीचे बना हुआ है इस प्रकार का, आपको ध्यान देना है। तो ये कूट कहलाते हैं, मतलब जो मिनिचर शिखर, जो लघु शिखर बने हैं, उन्हें हम लोग कूट बोलते हैं। और जिस पर ये टिके हुए हैं, इन्हें बोलते हैं स्तंभ, पिलर। तो ये मिलकर बनाते हैं कूट स्तंभ या स्तंभ कूट। इस प्रकार से सबके बने होंगे। यहाँ पे देखिए ये भी बना हुआ है, ये स्तंभ बना हुआ कूट है, ये स्तंभ है, इसका कूट है, ये स्तंभ है, इसका ये कूट है। इस प्रकार से कूट कूट स्तंभों की योजना हमें इस मंदिरों में दिखाई पड़ती है। तो इन कूट स्तंभ को आपको समझ लेना है। इस प्रकार के कूट स्तंभ द्रविड़ कर्नाट शैली में बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं, दक्षिण में कई मंदिरों में दिखाई पड़ते हैं। तो इसका प्रभाव हम लोग द्रविड़ कर्नाट शैली से ही मानते हैं। तो इतिहासकार इसे द्रविड़ कर्नाट शैली भी बोलने लगे हैं। इसको आपको ध्यान देना है। ये महाराष्ट्र का अंबरनाथ टेम्पल है, आप देख सकते हैं इसे। ये फ्रंट का सीन है। फ्रंट के सीन देखेंगे, ये प्रवेश द्वार बना हुआ है, ये मुख मंडप है, एक ये प्रवेश द्वार, ये मुख मंडप है, एक यहाँ मुख मंडप है, और यहाँ शिवलिंग बना हुआ, खैर अलग बात है। अब ये जो इस सवर्ण शिखर मंडप में बना हुआ है, अब यहाँ साइड से देखेंगे तो ये ताराकार है, कैलेट है यहाँ पर। उसके बाद में ये यहाँ पर कूट स्तंभ की योजना पाई जाती है। ये मध्य लताएं बनी हुई हैं, खंडित है, जो कि यहाँ पर चैत्य आर्क बने हुए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से योजना की बात यहाँ पर की गई है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मंदिर है, पहले कृष्णदेव ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है, अपने ग्रंथ में, कि ये मंदिर जो है राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से अनेक मंदिर पाए गए। उनकी लिस्ट भी हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मंदिरों की। लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिन मंदिरों, उत्तर प्रदेश में भी वो मंदिर पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इन मंदिरों के खोजने का जो श्रेय है वो डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा को है, और इन मंदिरों की पहचानने की जो श्रेय है वो प्रोफेसर पुष्पा तिवारी जी को है। इसलिए इस मंदिरों का खोजने का और पहचानने का जो पूरा श्रेय है वो प्रोफेसर पुष्पा तिवारी जी को जाता है। ये मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, ये चंदेल काल से संबंधित। और समझने वाली बात यह है कि चंदेल काल में हमें इस मंदिर के जो प्रारंभिक गुण हैं वो दूलादेव मंदिर में दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ कूट स्तंभ मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनके डेवलप्ड मंदिर जो हैं, ये सारे मंदिर हैं जो खखरा मठ है, रहेलिया सन टेम्पल है, मकरबे टेम्पल है, और भी मंदिर हैं जो महोबा के आसपास के क्षेत्र से मिले हैं। लेकिन ये डेवलप्ड मंदिर खजुराहो में नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम लोग ये मान सकते हैं कि दूलादेव जो इन मंदिरों का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब है कि चंदेल काल में भी ये मंदिर बनने प्रारंभ हो गए थे, जिसका प्रदर्शन हमें महोबा के आसपास इन मंदिरों में दिखाई पड़ता है। अब आप देखेंगे भूमिज टेम्पल इन एमपी, मध्य प्रदेश में जो भूमिज मंदिर बने हुए हैं, उदयेश्वर टेम्पल 1080 एडी का है, उदयपुर में बना हुआ है। और ये जो है स्टेलिट कम सर्कुलर एंड सप्तरथ और सप्तभूमि मंदिर है, ध्यान रखना। फिर जमलेश्वर टेम्पल है, ये 1080-90 का है, ये जमली धार में बना हुआ है, ये पंचभूमि है। इस प्रकार से ये मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। मलावी टेम्पल, ये महाराष्ट्र के टेम्पल है। अमरनाथ मंदिर है, ये प्रारंभिक मंदिर माना जाता है अमरनाथ। ऑर्थोगोनल बना हुआ है, आयती बना हुआ है। मैंने पहले बताया था कि भूमिज मंदिर जो है ऑर्थोगोनल और स्टेलिट दो प्रकार उसमें मिलते हैं। फिर ये मनकंसोर टेम्पल, गोंडेश्वर टेम्पल, जगदम्बा टेम्पल, अमृतेश्वर टेम्पल, ये सब महाराष्ट्र में मिले हुए हैं। इसके बाद में राजस्थान में बहुत सारे मंदिर मिले हुए हैं, महावीर मंदिर, मानलेश्वर टेम्पल, ये मंदिर सब महाराष्ट्र में मिले हुए हैं। और ये मंदिर जो है गुजरात में 3 मंदिर मिले हुए हैं। द ट्रिपल साइन शिव टेम्पल, गलतेश्वर टेम्पल 11वीं सेंचुरी, लेट 11वीं सेंचुरी का है ये, और ये सप्तभूमि है, इसको देखना है। ये जो मंदिर 3 मंदिर हैं, अभी भूमि शैली के बहुत सारे मंदिर मिले हुए हैं, उनमें से 3 मंदिर जो हैं वो भूमि शैली का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से करते हैं। इनकी खोज जो है एम के वर्मा ने की थी, लेकिन इनकी पहचान और इनको प्रारूप देने का काम जो है वो प्रोफेसर पुष्पा तिवारी के माध्यम से किया गया है। इसमें खखरा मठ है जो लेट 11वीं सेंचुरी का है, ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। स्टेलेट प्लान है और सप्तरथ है ये,
और इसकी सप्त भूमियां नहीं निकल पाई क्योंकि ऊपर से ये जो शिखर है वो खंडित है। मकरभाई टेम्पल है, ये लेट 20th सेंचुरी का है, ये भी महोबा में ही है, स्टेज प्लान है। पंचरथ पंचभूम, ये मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। मुख मंडप इसका थोड़ा सा खंडित है, इसमें केवल एक मुख मंडप दिया गया है, लेकिन खखरा मठ में 3 मुख मंडप है। सन टेम्पल में भी अर्लियर 10th सेंचुरी का है ये, इसमें भी 3 मुख मंडप है, स्केलेट प्लान है और ये सप्त रथ है। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि जो भूमिदत्त शैली मंदिर जो विकसित हुए उत्तर भारत में, उनका जो प्रभाव है उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक दिखाई पड़ता है। इनकी सर्वप्रथम चर्चा जो है वो स्टेला कैम्ब्रिज ने अपनी पुस्तक द हिंदू टेम्पल में 1946 में की थी। इनकी विस्तृत चर्चा जो है सम्रांगण सूत्रधार के अध्याय 65 में मिलती है, जो पूरा अध्याय ही भूमि देवालय को लेकर के है। इनकी सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो शिखर की आकृति है, जो 4 मध्य लताओं में प्रदर्शित करती है, जो सामान्यतः प्रमुख रथ में चैत्य गवाक्षों से सुसज्जित है। लताओं के मध्य में अनेक लघु शिखरों की योजना मिलती है, जिन्हें कूट स्तंभ बोला जाता है, जिनकी संख्या क्षैतिज रूप से 3 से 5 पंक्तियों में तथा लंबवत रूप से 5 से 9 पंक्तियों में मिलती है। शिल्प शास्त्रों में इन्हें कूट स्तंभ अथवा स्तंभ कूट कहा गया है। यहाँ कूट का मतलब है लघु शिखर, और जो स्तंभ पिलर में स्थित है। ये मंदिर निरंधार होते हैं क्योंकि ताराकार आकृति में तल विन्यास में किसी भी प्रकार से शानदार मंदिर बनने की संभावना नहीं बनती है। जो फ्रंट के लता में जो चैत्य गवाक्ष बना होता है उसे सुकनास बोलते हैं, और जो 3 दिशाओं में पीछे की ओर चैत्य गवाक्ष बने होते हैं उनको सूर सेनक बोला जाता है। अंबरनाथ जो थाना महाराष्ट्र में स्थित है मंदिर 1068 ईस्वी का, इसका प्रारंभिक मंदिर माना जाता है, जबकि और मंदिर जो है उदेश्वर मंदिर इत्यादि हैं जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, ये सब विकसित मंदिर है। इसी के साथ यह जो लेक्चर है समाप्त होता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में हो, आप उसको कमेंट में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम उसका उत्तर देंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।